आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस से रिलेटेड। अब इस टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि डेटाबेस क्या चीज़ है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ डेटाबेस, एक्सप्लेन हाउ डेटाबेस इंटरेक्ट विद डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर डेटाबेस की बात है तो इसकी भी थ्रू आउट सारी जो इंटरेक्शन होगी वो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन से ही होगी। देन हम लोगों ने इसमें जो जो चीज़ें कवर अप करनी है, डिफाइन द टर्म डेटा इंटीग्रिटी, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, डिस्कस द टर्म कैरेक्टर्स, फील्ड, रिकॉर्ड्स एंड फाइल, describe file maintenance techniques and validation techniques, differentiate between a file processing approach and the database approach. That type of contents we will discuss in this topic. सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डेटाबेस के बारे में कि एक्चुअल में डेटाबेस है क्या चीज़। सॉरी, मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की और आप लोगों में से कोई बोल भी नहीं रहा कि मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। मुझे हमें लगा कि शायद इंटरनेट स्लो है। नहीं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हुई स्क्रीन। देखिए, आज का जो टॉपिक था हमारा, जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो डेटाबेस से रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहले हमें इसमें जो कंटेंट्स या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर अप करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि डेटाबेस होती क्या चीज़ है, हाउ डेटाबेस इंटरेक्ट विद द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, वो कौन सी टर्म्स हैं जैसे इंटीग्रिटी, डेटाबेस की डिफरेंट टर्म्स, वी डिस्कस द डिफरेंट टर्म्स इन डेटाबेस, देन डिस्कस द डिफरेंट fields, characters and records and files about the file, discuss the maintenance technique, how we maintain the database and differentiate between the file processing approach and the database approach. That are the objective that we will discuss in this topic. Then we discuss about what is database. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस है क्या चीज़। देन हमें उसके बारे में, ऑब्वियसली हम डेटा के बारे में भी जानते हैं कि डेटा क्या चीज़ है, एंड देन हम लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। नाउ दैट इज़ द न्यू टर्म दैट वी इंट्रोड्यूस अबाउट डेटाबेस। अब बात आ जाती है डेटा की, बात आती है तो हम लोगों को पता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एनी टाइप ऑफ रॉ डाटा जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो आपका डाटा होता है। रॉ मटेरियल में या अनप्रोसेसिंग आइटम जो है वो आपका क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, कोई ऑडियो हो सकता है, एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आपका क्या है, डाटा है। एंड देन द इंफॉर्मेशन क्या है कि वो जो रॉ मटेरियल है, दैट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, किसी प्रोसेस से गुजारते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। दैट जैसे हम लोग किसी कोई असाइनमेंट बनाने बैठे हैं तो हम ऑब्वियसली पहले असाइनमेंट से रिलेटेड चंक्स में इंफॉर्मेशन, इन चंक्स में इंफॉर्मेशन ना कहें आप, उसे चंक्स में क्या इकट्ठा कर रहे होते हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। देन जो हमें असाइनमेंट बनाने के लिए दी गई है तो फिर हम उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको एक कंटेंट उसका लेके चलते हैं। एक वे होता है जो पूरे उस वे में उस असाइनमेंट को हम लोग बनाते हैं। वो जो चंक्स हमने डाटा का इकट्ठा किया है उससे हम वो डाटा उठाते हैं और उसको एक इंफॉर्मेटिव वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो वो हमारा, जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो एक असाइनमेंट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती है। जैसे अगर मैंने कोई टॉपिक दे दिया आप लोगों के पास कि मुझे किसी भी कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, तो आप सबसे पहले कंप्यूटर क्यों, कौन सा कंप्यूटर आया, देन अगर जनरेशन्स की बात की जाए तो आप कंप्यूटर की हिस्ट्री बताना शुरू करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्यों आया था, उसमें क्या एडवांटेज। अब ये तो नहीं करेंगे ना कि आप पहले फिफ्थ जनरेशन का बताएं, फिर फोर्थ जनरेशन का बताएं, फिर टू का बताएं, फिर फर्स्ट का बताएं और फिर थर्ड का बताएं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप उस डाटा को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो एक प्रोसेस होकर डाटा आपके सामने आएगा वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। और वो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको आप लोगों ने प्रोसेस किया है और आपके सामने वो अब एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रॉपर वे, एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है आपको। डाटा हो गया, डेटा इन्फॉर्मेशन हो गया, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेटाबेस। अब बात आती है कि डेटाबेस ऐसी क्या चीज़ है जिसका इंटरेक्शन किया जाता है, जो इंटरेक्ट कर रहा है आपकी डाटा के साथ और आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ। डेटाबेस एक्चुअल में द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर दैट अलाउ एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज ऑफ दैट डाटा। अब बात आ जाती है कि जो आपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड किया, प्रोसेस किया, वो उन सब का एक कलेक्शन होता है जो आपको एक मैनर्स में उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है जिसको वो अलाउ करती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं उस डाटा को। मीन फर्दर टाइम द बीइंग आपको जब भी वो डाटा चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, आप लाइक उसको रिट्रीव कर रहे हैं, देन आप उसको यूज़ कर रहे हैं उस डाटा को।
बाद में आप इन फ्यूचर भी आप उस डाटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक मैनर में डाटा को कलेक्ट किया गया होता है, जिस वो उस मैनर में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डाटा को क्या किया गया होता है, कलेक्ट किया गया था, जो कि वो जो मैनर में जहाँ पे आपने उस डाटा को कलेक्ट किया है, वो आपको अलाउ करती है कि वो जो डाटा आपका कलेक्ट हुआ हुआ है उसको आप क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें एंड देन यूज़ कर सकें उस डाटा को फॉर द टाइमिंग। आप किसी और में वो डाटा अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी और प्रोसेस में आप वो डाटा यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप किसी और प्रोसेस में भी वो डाटा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास, यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी बहुत, अगर मैं उसको थोड़ा ज़ूम करूँ तो यहाँ पर देखें, हाउ अ स्कूल एडमिशन डिपार्टमेंट माइट प्रोसेस न्यू स्टूडेंट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब देखें कि जब आप एक स्कूल में, आप या यूनिवर्सिटी की ही एग्जांपल ले लें कि जब आप लोगों का एडमिशन होता है तो यूनिवर्सिटी के पास आपका कोई डाटा नहीं होता। अब देखिए यूनिवर्सिटी क्या करती है कि सबसे पहले आपके पास आपसे आपका आईडी कार्ड, आपका नेम, आपका फादर नेम, देन आपके रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट हैं, प्रीवियस एजुकेशन है, वो सारा डाटा आपसे क्या करती है, कलेक्ट करती है, आपकी पिक्चर लेती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने स्टेप 1 में लिखा है, आपको शायद थोड़ा ब्लर हो रही हो ये पिक्चर। In admission department, click use a digital camera to take a photo of the new student and use a keyboard to enter other student other information related to student into the computer data। अब देखें कि समटाइम आपका ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ये करती हैं कि आपसे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर खुद ही मांगती हैं कि आपकी पिक्चर होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए जो कि आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड बनेगा। अब स्टूडेंट आईडी कार्ड में आपकी जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट का मेंटेनेंस फॉर्म उन्होंने बता दिया है, या आईडी कार्ड आप कह दें। स्टूडेंट आईडी कार्ड में आपका नेम होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका आईडी कार्ड नंबर, आई थिंक मुझे नहीं पता इसी नंबर होता है या नहीं होता। मेजर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपका स्टूडेंट नेम, आपकी स्टूडेंट आईडी, आपकी फ़ोन नंबर, आपका ब्लड ग्रुप, ये चीज़ें आपकी क्या की जाती हैं, उस स्टूडेंट कार्ड पे प्रोवाइड की जाती हैं। आपकी क्लास या आई डोंट थिंक सो क्लास वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती। आपकी स्टूडेंट आईडी एक होती है, वो आपकी प्रोवाइड की जाती है। अब वो सारी चीज़ें लेने का मकसद ये होता है कि बैकएंड पे एक डेटाबेस मेंटेन हो रही होती है। डेटाबेस कौन सी मेंटेन हो रही होती है कि जिसमें उस स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन क्या की गई है, रखी गई है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट आपकी उस डेटाबेस में क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। अब उस डेटाबेस में क्या होगी कि उस डेटाबेस को कहा जाएगा कि ये स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस है, जिसमें क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है, स्टूडेंट के आईडी कार्ड्स हैं। अब स्टूडेंट के आईडी कार्ड्स आपके सारे के सारे उस डेटाबेस में स्टोर किए गए हैं। ये देखें यहाँ पर जैसे इन्होंने यहाँ पर जो स्टेप बताया कि आपका जो भी न्यू स्टूडेंट आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, अपने डिपार्टमेंट में उस स्टूडेंट की एक पिक्चर बनाती है, उसकी कंप्यूटर में पिक्चर, उसकी एक आईडी कार्ड मेंटेनेंस फॉर्म है जिसमें वो पिक्चर उसकी ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिट की जाती है, अटैच की जाती है। देन उस फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, सिटी है, स्टूडेंट आया मेल है, फीमेल है, उसका पोस्टल कोड क्या है, देन उसका सीएनएससी नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड की जाती है और वो ये सारा कंप्यूटर में कर रहा होता है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि द स्टूडेंट डाटा इंक्लूडिंग द फोटो इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस ऑन अ हार्ड डिस्क। अब क्या है कि उन्होंने एक डेटाबेस बनाई है, ठीक है, कि वो अब सारी चीज़ जो आपका स्टूडेंट का फ़ोटो है रिलेटेड टू ईच इन्फॉर्मेशन, जो आपकी स्टूडेंट से रिलेटेड ईच इन्फॉर्मेशन है, वो सारी उस डेटाबेस में स्टोर की जा रही है। और वो डेटाबेस कहाँ पर बनी है, वो डेटाबेस आपकी हार्ड डिस्क पर बनी है। देखें, डेटाबेस एज सच कोई आप ये नहीं कह सकते कि आपका पूरा एक हार्ड ड्राइव है, या आप उसको कह दें कि एक हार्डवेयर है जिसमें आपने जाके फीड करनी थी। एक वर्चुअली आपकी डिफ़ाइन की जाती है कि जैसे ही आपने स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डाटा लेना शुरू किया, आपने एक डेटाबेस क्रिएट की, उसको एक नाम दे दिया। अब वो भी एक ऐसी ही चीज़ है कि हार्ड डिस्क में वो आपकी एक स्पेस ले लेगी, हार्ड डिस्क में वो स्पेस ले लेगी और वो ये कहेगी कि ये इस जगह पर ये जो डेटाबेस बनाई गई है ये सारी रिलेटेड टू स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आईडी कार्ड्स हैं, ठीक है। अब वो आगे फर्दर उसकी कैटेगरीज हो सकती हैं कि बीबीए के स्टूडेंट्स हैं,
आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो वो आगे फर्दर बीबीए के स्टूडेंट्स, 4 ईयर स्टूडेंट्स की डेटाबेस बनाई जाएगी, 2 ईयर स्टूडेंट्स की डेटाबेस बनाई जाएगी, देन आगे जो अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनकी डेटाबेस बनाई जाएगी। तो इस तरह ये फर्दर इस डेटाबेस को डिवाइड किया जाता है, बट ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जो आपको हार्ड डिस्क पर एक स्पेस ले रहा होता है। इसलिए बताया जाता है, इसको डेटाबेस इसलिए कहा जाता है कि उस डेटाबेस में आप फिर, अगर आपने वो बीबीए डिपार्टमेंट से डेटाबेस बनाई है, मैनेजमेंट साइंसेस की डेटाबेस है, तो वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंसेस होगी, नॉट कि आप उसमें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की भी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, और आप उसमें से जस्ट मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट के डेटाबेस को एक्सेस करेंगे जब, तो आपको सिर्फ वो अलाउ करेगा जस्ट मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का डाटा ही, ना कि वो आपको इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को क्या डाटा एक्सेस करेगा। उसमें वो आपको एरर जनरेट कर देगा। फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि डाटा कैसे एक्सेस किया जाता है, रिट्रीव कैसे करना है। आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया। अब यहाँ पर जो डाटा एक स्टूडेंट का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी ने कंप्यूटर में सेव किया, स्टूडेंट से सारी इन्फॉर्मेशन ली, वो आपके बेसिकली हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर हुआ, जहाँ पर आपने एक डेटाबेस क्या की थी, क्रिएट की थी। अब डेटाबेस यहाँ पर की गई है, एलिना गुप्ता हैं जो टू ईस्ट लाइक उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है एलिना गुप्ता की, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। वो हार्ड ड्राइव में एक आईडी के साथ आपकी इस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन क्या की गई है, सेव की गई है। ठीक है, फर्दर अगर इन फ्यूचर उन्हें अलीना की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो ऑब्वियसली उस स्टूडेंट की जो आईडी उन्होंने रखी है उस आईडी को इंटर करेंगे, जो अगर वो नेम से एक्सेस कर रहे हैं या वो आईडी से एक्सेस कर रहे हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बताएगी कि वो कौन सी ऐसी यूनिक आईडी रखती है जिससे वो उस डेटाबेस से उस स्टूडेंट की स्पेसिफिक सिर्फ उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकती है, रिट्रीव कर सकती है। अब ये सेकंड जो आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपको कहा गया है कि द कंप्यूटर extract the student data from the disk, obtain an advisor name based on the student major and schedule and advising appointment for the student। अब देखिए कि अब वहाँ पर बात क्या की गई है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके उस डेटा को जो उसने स्टोर किया है, वो अब उसका एक यूनिक आईडी होगी, या आप उसको ये कह दें कि एक उसका नेम होगा जो एडवाइज़र उसको नेम देगा जो डाटा फीड कर रहा है। ठीक है, जो डाटा कंप्यूटर में फीड कर रहा है, डेटाबेस में कंप्यूटर फीड कर सॉरी डेटाबेस में एक डाटा आपका फीड कर रहा है, तो वो वहाँ पर उसको एक यूनिक आईडी दे देगा। ठीक है, जिसके बाद वो यूनिक आईडी से वो क्या करेगा, उसके डाटा को एक्सेस करेगा और वो एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आपको क्या करेगा, प्रिंट आउट करके दे देगा, या आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड करेगा। अब वो ये देखें यहाँ पर फोर्थ स्टेप में उसमें कहा गया है कंफर्मेशन ऑफ द एडवाइजिंग अपॉइंटमेंट प्रिंट, कि जब वो उस आईडी को क्लिक करेगा तो वो वहाँ पर उसकी जो कंफर्मेशन है वो डाटा उसका सारा उसका स्क्रीन पर आ जाएगा कि ये स्टूडेंट है, इसका ये सारी फील्ड से रिलेटेड डाटा क्या है, रिक्वायर्ड है आपके पास प्रोवाइड किया गया है। अब वो फिफ्थ स्टेप में वो क्या करेगा कि उस जो तमाम उस स्टूडेंट का वो जो डाटा है वो देखें ये ऐसे इंफॉर्मेशन में उसको क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गिव द न्यू स्टूडेंट अ प्रिंट आईडी कार्ड विच एक्सपायर 1 ईयर आफ्टर द डे एडमिटेड। अब यहाँ पर ये है कि जो आपका डाटा प्रोवाइड किया गया है आपको, तो उसमें आपका स्टूडेंट कार्ड होता है। अब आप देखें कि आपका स्टूडेंट कार्ड एक्चुअल में जो उसकी एक्सपायरी डेट दी जाती है वो आपकी डिग्री ड्यूरेशन से 6 मंथ ज़्यादा होती है या 1 ईयर ज़्यादा होती है। अब हर स्टूडेंट की डिग्री जो होती है, आपको पता है कि हर स्टूडेंट की डिग्री की जो ईयर्स होते हैं, वो डिग्री रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसके वो बीबीए जैसे 2 इयर्स वाले हैं, उनकी 2 इयर्स की डिग्री होगी, तो उनको जो आईडी कार्ड इशू किया जाएगा वो विद इन द 3 इयर्स या विद इन द 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारी आपकी डिग्री की इयर्स के मुताबिक आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट रखी जाती है। तो ये सारी बैक एंड पे सारी प्रोसेसिंग की जा रही होती है, डेटाबेस में बताया जा रहा होता है कि जो स्टूडेंट आ रहा है ये कौन से डिपार्टमेंट से आ रहा है, ये इसका क्या-क्या डाटा हमें रिक्वायर्ड है, कौन-कौन सी फील्ड हमारी फिलअप होनी चाहिए, वो फिलअप फिर फील्ड को चेक करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कि आपका सारा डाटा हमें प्रोवाइड हो चुका है, हमारे पास है। देन वो आपका एक स्टूडेंट कार्ड आपको क्या करते हैं, आपको एक प्रिंट करके देते हैं, आपको अलाउ कर देते हैं कि आप अभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब फर्दर यही नहीं है कि आपने एक दफ़ा अपना स्टूडेंट कार्ड बनवा लिया,
आपका स्टूडेंट कार्ड कहीं खो जाता है तो आप क्या करते हैं कि आपकी जो स्टूडेंट आईडी होती है, अगर आपको वो याद है तो आप जाके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट कार्ड खो गया। आपको कुछ फाइन होता है या जो भी उनका प्रोसेस है आपकी यूनिवर्सिटी का, अराउंड नो अबाउट दिस, तो वो आपके उस आईडी कार्ड को इंटर करते हैं तो आपको वो सारा डाटा जो उन्होंने पहले सेव किया था, ठीक है, आपके स्टार्ट में अगर 2 ईयर्स बाद आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है, आपका कुछ भी हो जाता है, आपका आईडी कार्ड मिसप्लेस हो जाता है या आपका आईडी कार्ड का ये होता है कि वो कुछ भी आपके आईडी कार्ड के साथ मिसहैप हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन देते हैं, तो वो आपको वो जो फर्स्ट डे जब आप यूनिवर्सिटी में आए थे तो ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग डेज उन्होंने जो आपका डाटा सेव किया था, वो सारा डाटा वो क्या करते हैं, आपकी एक आईडी स्टूडेंट नेम या उन्होंने जो भी आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, जो डाटाबेस क्रिएट कर रहा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा होता है, उसने एक यूनिक आईडी रखी होती है, जो उस यूनिक आईडी को उसको पता होता है कि मैंने, अगर मेरे पास फॉर द टाइम बिंग किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी आती है तो मैं कौन सी यूनिक आईडी होनी चाहिए जिसको मैं इंटर करते हुए उस स्टूडेंट का सारा डाटा, उस स्टूडेंट्स का डाटा अपने पास रिट्रीव कर दूंगा, गेट कर दूंगा। तो जैसे ही वो आपकी वो आईडी रखता है, स्टूडेंट आईडी रखता है या सिस्टम आईडी रखता है, जो भी रखता है, तो वो उस आईडी को इंटर करता है, तो आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग डेज आपकी सेव की थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है, तो वो आपको स्टूडेंट कार्ड दोबारा से इशू कर देता है। अब वो आपका वो जो स्टूडेंट कार्ड इशू होता है उसकी डिग्री ड्यूरेशन वही होती है, 4 ईयर्स की ही होती है एक्सपायरी डेट उसमें। तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी एक प्रोसेस्ड फॉर्म में सेव की जाती है कि फॉर द टाइम बीइंग इन फ्यूचर आप इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें और फिर यूज़ कर सकें। तो अब आपको समझ आया कि जो डेटाबेस आपकी कलेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको क्या अलाउ करती है कि आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें और यूज़ कर सकें उस डाटा को जो आपने एक प्रोसेस में, एक चंक्स में आप सेव करते हुए गए थे। नेक्स्ट स्लाइड में आपके आ जाता है, अब यहाँ पर बात आती है आपकी डेटाबेस, डाटा एंड इंफॉर्मेशन को फर्दर उन्होंने बताया है। अब डेटाबेस जो है आपके डाटा सॉफ्टवेयर ऑफन कॉल्ड अ डेटाबेस, कि बहुत से डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। आपने शायद ये नाम ना सुना हो, कि डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए, तो वो आप उस टाइप से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे आपको आपने ऑफिस में काम करना होता है तो आपको एक्सेल चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, देन आपका कैजुअली जो यूज़ हो रहे होते हैं वो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्प्रेडशीट भी उनकी यूज़ की जाती है। तो वो आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं डेटाबेस में, तो जैसे आप एमएस वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो आप, अगर आपको सिर्फ 3 चाहिए होते हैं उसके टूल्स, आप कह दें कि आपको वर्ड चाहिए, एक्सेल चाहिए एंड देन पावर पॉइंट चाहिए, तो आप फर्दर उसके जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल नहीं करते, आप जस्ट ये 3 इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसी तरह डेटाबेस के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं। अलाउ यूजर टू, वो क्या यूजर को अलाउ करते हैं, ऑब्वियसली क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, कि वो क्रिएट कर सकें कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। अब कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस क्रिएट करने का क्या मकसद है, कि वर्चुअली एक ऐसी आप कबर्ड क्रिएट कर दें कि जिसमें आपके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का डाटा ये पड़ा है, मैनेजमेंट साइंस से स्टूडेंट्स का डाटा इधर पड़ा है, आपके कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का डाटा इधर पड़ा है, आपके मैथ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे पड़ा है। मीन आपने एक वर्चुअली एक कबर्ड क्रिएट की, उसमें आपने अपने सारे पोर्शन, जैसे आप अपने घर में अगर आपकी पर्सनल कोई कबर्ड होती है तो उसमें आपने डिवाइड किया गया होता है, यहाँ पर आपके क्लॉथेस होंगे, यहाँ पर आपके अगर गर्ल्स की बात करूँ तो बॉयज़ की तो आई डोंट थिंक सो कि कबर्ड में कुछ इतना प्रॉपर लाइक या होते हैं, कुछ बॉयज़ भी बहुत टची से और कुछ बहुत ही आप उनको कह सकते हैं कि सेंसिटिव होते हैं। तो लड़कियां अक्सर ही सेंसिटिव होती हैं अपनी चीज़ों के बारे में, तो वो बड़ा संभाल के चीज़ें रख रही होती हैं और बड़ा उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखती हैं। जैसे आपके कैजुअल क्लॉथ्स यहाँ पर पड़े हैं, फॉर्मल क्लॉथ्स आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिए, कबर्ड का ये पोर्शन फॉर्मल क्लॉथ्स के लिए दे दिया, ये पोर्शन आपने क्रिएट कर दिया अपने कैजुअल क्लॉथ्स के लिए, ये पोर्शन आपके शूज़ के लिए डिवाइड हो गया और ये पोर्शन आपके मेकअप की चीज़ों के लिए डिवाइड हो गया। तो इस तरह का जब आप डेटाबेस भी आप कह सकते हैं कि ऐसे ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वर्चुअली आपको एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे होते हैं
थ्रू कंप्यूटर, और ये आपको अलाउ करते हैं डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स कि आपका ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, जैसे एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल वगैरह हो गए, तो ये आपको अलाउ कर रहे होते हैं कि आप इनको क्या करें कि आप एक वर्चुअली कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस क्रिएट करें, जिसमें आपने अपना डाटा ऐड करना है, मॉडिफाई करना है एंड डिलीट करना है। अब देखें कबर्ड की एक बहुत ही ईजी एग्जांपल है कि जैसे ही आपका कोई नया क्लॉथ या कोई नई चीज़ या नई ज्वेलरी आती है, तो आप उसको अपनी कबर्ड में ऐड कर रहे होते हैं, और आप मॉडिफाई इन अ सेंस कि आपकी कबर्ड में जब आप कोई देखते हैं कि आपके पास अब आपकी कबर्ड थोड़ी-सी आपको लगता है कि डिस्टर्ब हो गई है, तो आप उसको थोड़ा-सा दोबारा से क्या करते हैं, उसको अपनी नज़र से गुज़ारते हैं और आप उसकी चीज़ें दोबारा से इनेबल कर देते हैं, सेट कर देते हैं। एंड देन आपके पास अगर कोई शूज़ बहुत पुराने हो गए या कोई क्लॉथ आप नहीं पहन रहे और आपकी कबर्ड में उन्होंने स्पेस क्रिएट की हुई है, तो आप क्या करते हैं कि कुछ 2-3 साल बाद जैसे आपका कोई क्लॉथ मीन आप यूँ कह दें कि बहुत पुराने हो गए और आप उन क्लॉथ को पहनना नहीं चाह रहे, तो आप उसको क्या करते हैं अपनी कबर्ड से निकाल देते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस इसने ली हुई है, तो मैं अब इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं न्यू कोई चीज़ यहाँ पर न्यू क्लॉथ जो आएँगे, उसके लिए मेरे पास स्पेस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो सेम एज़ इट इज़ डेटाबेस में अगर मैं इसको यूनिवर्सिटी के हवाले से कहूँ, तो डेटाबेस में भी सेम यही चीज़ आती है कि जब आपका एक न्यू स्टूडेंट आता है, आप उसको ऐड कर देते हैं और फॉर द टाइम बीइंग जब आपका स्टूडेंट वो आप उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, साथ-साथ चेक कर रहे होते हैं कि आपके किसी स्टूडेंट का कोई डाटा मिसप्लेस तो नहीं हो गया, कोई फर्दर न्यू इन्फॉर्मेशन तो नहीं आपको चाहिए, तो आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है? अब जैसे ही आपका कोई एक स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है सेमेस्टर बीच में से, तो आप फिर अभी एकदम से उसके छोड़ के जाने पर नहीं वो करते। आप जब बार-बार डेटाबेस को चेक कर रहे होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि हाँ, ये स्टूडेंट तो छोड़ के जा चुका है। प्रीवियस 6 मंथ से मैं इसको लगातार चेक कर रहा हूँ, तो ये तो स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियसली अब ये नहीं आएगा, तो ये एक स्पेस इसने ली हुई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है, उसको डिलीट कर देता हूँ, या मैं एक ऐसी डेटाबेस आप बना देते हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है कि आप एकदम से डाटा डिलीट नहीं करते, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टूडेंट का सेव रखते हैं, देन फिर आप उस डाटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फिर आप उस डाटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। सॉर्ट एंड रिट्रीव डाटा कि आप उस डाटा को बार-बार सॉर्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप अपनी कबर्ड को बार-बार ठीक कर रहे होते हैं, कोई चीज़ अगर आपने ड्रेस कोई निकाला और यूज़ किया और फिर जब आपने आके उस ड्रेस को उतारा या जस्ट आपने वापस अपनी कोई भी ज्वेलरी आपने यूज़ की, तो आपने वापस आए किसी फंक्शन में जाने के लिए, आप प्रॉपर तैयार हुए, तो अपनी कबर्ड से जो आपने चीज़ें ली, मीन दोबारा उनको सॉर्ट आउट किया, दोबारा उनको देखा। अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप उसमें देखें, तो आप बार-बार ये चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास किसी स्टूडेंट का आया, आपके पास जो डेटाबेस क्रिएट की थी उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, किसी स्टूडेंट का डाटा आपका कहीं पर किसी एरर, किसी वायरस की वजह से कहीं पे चला तो नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें फिर आप रिट्रीव कर रहे होते हैं उस डाटा को फॉर द टाइम बिंग। आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको डाटा चाहिए होता है ऑब्वियसली स्टूडेंट का, उनकी न्यू एनरोलमेंट के लिए, उनकी फ़ी चालान्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो आप फिर उस डाटा को वहाँ से उस डेटाबेस से वापस क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। मीन आप जब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो आपके माइंड में यही होता है कि आप ये डाटा जो है, ये डेटाबेस जो क्रिएट करें, इसमें जो डाटा आप सेव करें, ये 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए नहीं सेव करें, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए, मीन लाइक जितनी स्टूडेंट की डिग्री ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बाद भी आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में जैसे मैंने अगर एमएस किया है बहरिया यूनिवर्सिटी से, तो मेरे अब एमएस कंप्लीट हुए हुए में तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो मैं अगर आफ्टर 4 इयर्स भी वहाँ पर जाती हूँ, तो मुझे अपने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई अपनी डिग्री अगर मेरी मिसप्लेस हो जाती है, तो मैं अगर अपनी वहाँ पर जाके उनको कहती हूँ कि मेरी डिग्री मिसप्लेस हो गई है, मुझे रीइश्यू कर दें डिग्री, तो वो मेरी लाइक आईडी कार्ड नंबर होगा ऐसा, या ऑब्वियसली आपको पता है कि रोल नंबर्स वगैरह स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो वो एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर होगा, तो वो मेरा आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे अपने सिस्टम में, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ, इसने फ़लाँ ईयर में डिग्री की थी। मेरी जस्ट इतनी सी इन्फॉर्मेशन आएगी कि मैंने फ़लाँ ईयर में डिग्री की थी, मेरी डिग्री ड्यूरेशन ये थी, मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट में डिग्री की थी और मेरा सीजीपीए ये था। तो वो जो डिग्री से रिलेटेड मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, वो उनके पास आ जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन वो मुझे डिग्री जो है, तो दोबारा से रीइश्यू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस, अब ये नहीं है कि जब मैं वहाँ पर करंटली स्टूडेंट थी, तो मेरी भी इन्फॉर्मेशन उनके पास ये
फॉर द फर्स्ट टाइम ही आ रही थी, फर्स्ट टाइम से फॉर द फर्स्ट डे से मेरी ये इन्फॉर्मेशन उनके पास शो हो रही थी। जैसे जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन मीन में वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करती गई, मेरी ड्यूरेशन पीरियड कंप्लीट होते गए, तो जो मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेमेस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो एक्सट्रैक्ट होती गई। जैसे मैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो साथ में मेरे 3 कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन थी, मैं सेकंड में गई तो फर्स्ट वाले 3 कोर्सेज़ हट गए और सेकंड के चले गए। इस तरह फॉर द टाइम बिंग मेरी डेटाबेस जो है तो वो अपग्रेड होती गई उसमें इन्फॉर्मेशन। अब एंड पे जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर दी तो फर्दर 2 इयर्स बाद या 3 इयर्स बाद मेरी जस्ट डिग्री पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी वो मेरी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे जो भी है बैरियर यूनिवर्सिटी का जो भी डेटाबेस है वहाँ पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मीन जैसे अगर आप कंप्यूटराइज्ड एक चीज़ को सेव करें, आप ये चीज़ देखें कि पहले अगर आपको तो खैर आइडिया नहीं होगा इतना इस चीज़ का, पहले जो जब हमारा दौर होता, जब हम स्कूल एंड कॉलेजेस में होते थे या अभी भी अगर मैं अपने लाइक मैंने जब बैचलर्स कंप्लीट किया था तो मैं जब एमएस करने गई थी तो तब मुझे अपनी एफएससी की डिग्री की ज़रूरत पड़ी थी। जब मुझे लाइक एमएस में उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपकी एफएससी की डिग्री नहीं है, आपने जस्ट मार्कशीट प्रोवाइड की है हमें। तो तब मैं स्कूल गई और मैंने उन लोगों को कहा कि मेरे पास एफएससी की डिग्री मैंने यहाँ से नहीं ली। तो वो जो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे उन्होंने सच एक रजिस्टर निकाला और उस रजिस्टर को भी उन्होंने देखें एक डिवाइड किया हुआ था। मीन कि वो एक डेटाबेस उन्होंने क्रिएट की हुई थी मैन्युअली, कि उन्होंने उस रजिस्टर में से कहा कि आपका ईयर कौन-सा था, तो मैंने अपना ईयर उनको बताया। तो मेरा जब ईयर मैंने उनको बताया, उन्होंने उस ईयर वाला पोर्शन रजिस्टर में सेलेक्ट किया और उस ईयर में जाके उन्होंने देखा कि हाँ, फलाँ ईयर में आपने की थी, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे। तो जब मैंने उनको अपना बताया कि आईसीएस से था, तो फिर उन्होंने आईसीएस वाला पोर्शन अलग किया और फिर उसमें मेरा रोल नंबर या उन्होंने कहा कि आपका आईडी कार्ड नंबर तो खैर तब नहीं होता था। उन्होंने फिर मेरा नेम देखा, नेम देखने के बाद मेरा फादर फादर नेम कन्फर्म किया और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आपने अपनी डिग्री रिसीव नहीं की हुई अभी तक। तो फिर उन्होंने उससे रिलेटेड एक अलग सी मीन आप यूँ कह दें कि कबर्ड में एक फ़ाइल ली और वहाँ पर आईसीएस से रिलेटेड जिन बच्चों को उन्होंने डिग्रीज़ इश्यू नहीं की हुई थी, वो डिग्रीज़ पड़ी हुई थी और उसमें वहाँ पर मेरी डिग्री उन्होंने मुझे इश्यू की और देन उन्होंने एक वेरिफ़िकेशन के लिए मेरे से सिग्नेचर करवाया और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह की सारी चीज़ें अगर आप सिस्टम्स में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपसे एक सिग्नेचर लिए जाते हैं कि आपकी डिग्री आप रिसीव कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन की जाती हैं कि फॉर द टाइम बीइंग अगर इन फ्यूचर कोई स्टूडेंट आके हमें ये क्लेम ना करे कि हमने तो डिग्री ली ही नहीं थी, ठीक है? तो वो एक सारी चीज़ें आपकी इसीलिए मेंटेन की जाती हैं। डेटाबेस अब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेंटेन की जाती हैं, थ्रू कंप्यूटर आपकी मेंटेन की जाती हैं, पहले मैनुअली की जाती थी। नेक्स्ट बताया गया कि डेटा इंटीग्रिटी आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ डेटा, कि अब डेटा इंटीग्रिटी क्या चीज़ है कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि किस क्वालिटी का आपके पास डेटा है, किस टाइप का डेटा है, आया स्टूडेंट का डेटा है, टीचर्स का डेटा है या आपके एम्प्लॉयज़ का डेटा है, ठीक है? आपका डेटा एक्चुअल में आता कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी क्वालिटी में लाई करता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट point out the accuracy of the computer output depends on the accuracy of the input। अब देखें गार्बेज इन क्या है कि आपका वो सारा डाटा जो आप इंटर कर रहे हैं, और गार्बेज आउट क्या है कि आपने जब डाटा इंटर किया तो जब आपने आउटपुट कंप्यूटर के अंदर शो की तो आपने देखा कि जो जो फील्ड्स आपको रिक्वायर थी वही डाटा प्रोवाइड किया गया है। अब देखें कि सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स जब डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें कुछ टाइम के बाद उनको एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि आपका फ़लाँ-फ़लाँ डाटा मिसिंग है। वो किस वजह से कह रही होती है कि वो आपकी जब उन आपकी से रिलेटेड फ़ाइल को देखती है स्क्रीन पर, तो वो उसको ये लग पता चलता है कि आपकी फ़लाँ-फ़लाँ फ़ील्ड क्या है, एम्प्टी है, उसमें कोई डाटा निल है, उसमें कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया और ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड करनी थी स्टूडेंट ने, और स्टूडेंट ने हमें प्रोवाइड नहीं की। तो वो फिर क्या करते हैं कि सम टाइम ये भी होता है कि स्टूडेंट प्रोवाइड कर देता है और मिसप्लेस हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं कि फिर दोबारा से आपसे वो इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि हमें दोबारा ये इन्फॉर्मेशन रीसबमिट कराई जाए। तो वो ये इन्फॉर्मेशन रीसबमिट करवाई जाती है, तो वो ये सारी डेटा की जो एक्यूरेसी है, वो आप आउटपुट जब आप इनपुट की आउटपुट देखते हैं, तो तब आप लोग डिफ़ाइन करते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना एक्यूरेट डाटा क्या किया है, एंटर किया है। अब देखिए सम टाइम आप कुछ फाइल्स फिल अप कर रहे होते हैं,
तो आप फाइल फिल अप कर रहे होते हैं तो कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनके साथ स्टार बना हुआ होता है, और वो स्टार आपके माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर रहा होता है कि ये चीज़ जो है, ये फ़ील्ड जो है मैंडेटरी है, मैंने इस फ़ील्ड को लाज़मी फ़िल करना है, वरना मेरा फॉर्म जो होगा वो सबमिट नहीं होगा। और अगर आप उस फ़ील्ड को फ़िल नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको जो फॉर्म होता है वो सबमिट नहीं होता, और वो आपको बार-बार एरर दे रहा होता है कि यहाँ पर मिसिंग है, इस फ़ील्ड को फ़िल करें। तो अगर कुछ फ़ील्ड्स ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल प्रोवाइड की गई हैं, अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं डाटा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी प्रोवाइड करते तो आपकी वाक़ई जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं सारी आपकी एक्यूरेसी जो डाटा की चेक करने के लिए की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप अंदर लाइक डाटा से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन गेट की है या आप कंप्यूटर के अंदर फीड कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन, तो वो आपकी एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन की उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं या फीचर्स कह सकते हैं। एक्यूरेसी आपने उसकी देखनी होती है, वेरीफाइएबल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट आपको अपना नेम प्रोवाइड कर रहा है, एक स्टूडेंट आपको अपना स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ को आप नेम से एक्सेस कर रहे हैं, कुछ को आईडी से एक्सेस कर रहे हैं, कुछ को कुछ से एक्सेस कर रहे हैं। अब देखिए, आप अपना आईडी कार्ड, अगर स्टूडेंट कार्ड जब आप देखते हैं तो उस पे वो इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइडेड होती है, सबकी वही इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन होती है। एड्रेस एड्रेस होता है, आई थिंक सो, नेम होता है, स्टूडेंट आई, या आप अपने सीएनआईसी की एग्जांपल ले लें जिसमें आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, आपके कंट्री का नेम होता है, आपका लाइक आपके फादर नेम होता है, या आपका जो भी लाइक वही इन्फॉर्मेशन हर एक की सेम इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की गई होती है, ठीक है? कि आपका नेम, सबके आईडी कार्ड्स पे नेम होता है, आपका आईडी कार्ड नंबर होता है सबके पे, एड्रेस होता है आपका, मुस्तकिल एड्रेस होता है, करंट एड्रेस होता है, देन आपके परमानेंट एड्रेस, आपका लाइक कोई अगर आपकी अब देखें यहाँ पर कि आपकी ज़रूरी नहीं होती कि हर इंसान की एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, जो जैसे शनाख्ती अलामत कहा जाता है, कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेम प्रॉपर हर एक की प्रोवाइड की जाती है। तो अब टाइमली आप लोगों ने वो चीज़ें देखनी होती हैं, आपकी अपग्रेड हो रही होती हैं आईडी कार्ड की। अब आपकी आईडी कार्ड की भी आपकी लाइक एक्सपायरी डेट होती है। वो क्यों एक्सपायरी डेट दी जाती है कि आपके आईडी कार्ड में फर्दर अगर आपकी उसमें आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, आपका कोई ऐसा आपके साथ लाइक आप कह सकते एड्रेस ही चेंज होना होता है, या जैसे गर्ल्स का बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज आईडी कार्ड्स चेंज होते हैं, तो टाइमली आपकी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड होती रहे, ऑर्गेनाइज्ड होती है वो इन्फॉर्मेशन। अब ये नहीं होता कि कुछ के आईडी कार्ड पे नेम पहले होता है, आईडी कार्ड नंबर बाद में होता है, कुछ के में फादर नेम पहले प्रोवाइड किया गया होता है और उसका नेम सबसे एंड पे प्रोवाइड किया जाता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ पहले प्रोवाइड की गई है, तो एक वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेसिबल होता है ऑब्वियसली। नादरा में जब आपका सीएनआईसी नंबर है तो आपको पता है कि नादरा वाला सिस्टम सारा डेटाबेस ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका वो डेटाबेस जो मैनेज कर रहे होते हैं। आप अगर आपका नादरा में आपने कहीं पे भी अपना आईडी कार्ड बनवाया तो आपका मिसप्लेस हो जाता है, तो आप उस कंट्री में जहाँ पे आपने आईडी कार्ड बनवाया था तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, तो आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड दोबारा से उनको री इशू करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये यूज़फुल होती है सारी इन्फॉर्मेशन। अब जो आईडी कार्ड पे आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है कि आपको कम से कम उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। तो ये एक जो आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ये सारी फीचर्स या उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या की जाती हैं, देखी जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि द हिरार्की ऑफ डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस की हिरार्की देखें कि किस किस लेयर्स में आपका डेटाबेस जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले देखें आपकी होती हैं फाइल्स होती हैं, फिर रिकॉर्ड, फील्ड्स एंड करैक्टर्स। सबसे पहले आपका क्या आता है, करैक्टर्स आता है। करैक्टर्स इन अ सेंस के आपका जो भी लाइक एक एक चंक्स में आप डाटा को सेव कर रहे होते हैं। स्टूडेंट हो गया, उसका नेम हो गया, फिर फील्ड्स बनाते हैं कि स्टूडेंट्स की सारी फाइल्स हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट की, ये एक स्टूडेंट की ये फील्ड है, दूसरे स्टूडेंट की ये फील्ड है। जैसे ये आपने ये देखें यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली शो हो रहा होगा। आप वैसे अपनी उससे बुक जो आपको रिकमेंड की गई है उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये फील्ड्स हैं सारी। इंस्ट्रक्टर आईडी फील्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एक्सटेंशन है, ऑफिस है, वेब एड्रेस है। ये फील्ड नेम्स हैं, ये सारी फील्ड। इंस्ट्रक्टर आईडी में उनकी सारी आईडीज हैं। और अब ये सारी जो आईडी है ये सारा क्या है, रिकॉर्ड है आपका। ये क्या है, रिकॉर्ड है। मीन के इस आईडी को जब आप इंटर करेंगे तो ये सारी चीज़ एक साथ उठाएगा, तो ये सारा उस आईडी से, उस
टीचर से, इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड रिकॉर्ड सारा दिया गया है, ठीक है। अब आपके पास रिकॉर्ड जो होता है वो आपकी रो होती है पूरी, ठीक है। फील्ड जो होती है वो आपका एक कॉलम नेम्स होते हैं जो आपने यहाँ पर दिए होते हैं। अब आपके पास जो पूरा ये सारा जो क्रिएट किया जाएगा कि ये सारी उसका जो डाटा है, ये सारी चीज़ आपकी क्या आ गई है, फाइल आ गई है। फील्ड उसने देखें, ये एक एक कॉलम को आप क्या कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। रो को आप क्या कह सकते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ जो एक पूरी एक उसमें प्रोवाइड की जाएगी, ये सारा ये जो होल, ये जो आप कह सकते हैं इसको, ये होल है, ये सारा ये जो इंस्ट्रक्शन आपकी प्रोवाइड की गई है, ये आपका सारा क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है। और सॉरी, फाइल है। तो इसको आप क्या कहते हैं, अब आपका डाटा कितने फॉर्म में सेव किया जाता है, करैक्टर होता है, फील्ड होता है, रिकॉर्ड होता है और फिर फाइल होती है, जो कि आपकी डेटाबेस की हार्ड डिस्क में पूरी क्या की जाती है, स्टोर की जाती है। तो ये आपका मीन डाटा आपका क्या किया गया है, स्टोर किया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब देखिए नेक्स्ट आपकी बात आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है कि फ़ाइल होती है, उसमें आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, देन आपकी फ़ील्ड होती है और देन आपके करैक्टर्स होते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में वो ये कह रहा है कि अ करैक्टर इज़ वन बाइट, जैसे आपने कोई भी नंबर लिया, लेटर लिया, स्पेस, पंक्चुएशन मार्क्स, कोई भी आपका करैक्टर, इस चीज़ को आप पहले भी देख चुके हैं। अ फील्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर रिलेटेड करैक्टर्स की, फील्ड आपकी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है वन और मोर रिलेटेड करैक्टर्स की, ठीक है। जैसे फील्ड नेम, फील्ड साइज, डाटा टाइप आपकी आ गई। अब यहाँ पर जैसे उसने बता दिया है कि यहाँ पर डाटा टाइप क्या है आपकी, ऑटो ऑटो नंबर अगर आप इंटर करें, स्टूडेंट आईडी है तो उसकी क्या डाटा टाइप होगी, नंबर्स होंगे। स्टूडेंट नेम है तो ऑब्वियसली उसकी डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगा। लास्ट नेम वो भी टेक्स्ट होगा, एड्रेस भी टेक्स्ट होगा, सिटी भी टेक्स्ट होगा, स्टेट भी टेक्स्ट ही होगी, पोस्टल कोड फिर आपकी उसकी डाटा टाइप नंबर में आएगी, ईमेल एड्रेस आपकी हाइपरलिंक में आएगा, डाटा इमीडिएट जो है वो आपकी डाटा और डेट एंड टाइम होगा, और डेट एडमिटेड सॉरी। फिर आपकी जो मेजर है वो भी टेक्स्ट होगा, जो फ़ोटो है वो आपकी अटैचमेंट होगी। तो ये सारी उसकी स्टूडेंट की फ़ाइल से रिलेटेड जितनी भी आपने फ़ील्ड यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, तो इनकी आपने क्या बताई गई है, इनका साइज़ बताते हैं आप, इनका नेम बताते हैं और इनकी डाटा टाइप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं फ़ील्ड में। फ़ील्ड आपकी देखें, ये आपका डाटा टाइप हो गई, ये जो ऑटो नंबर हो गया, ये आपका लाइक फ़ील्ड का नेम हो गया स्टूडेंट आईडी, और आपने ऑटो नंबर में वो किस लिमिट तक नंबर ले सकता है, किस एज तक नंबर ले सकता है, तो वो आप डिफाइन करते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट आईडी बनाई जाए तो 8 नंबर की आईडी होती है, 8 नंबर्स होते हैं उसमें, 4 नंबर्स होते हैं, 5 नंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हिरार्की ऑफ डाटा में आप रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, रिकॉर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, कि आपके पास जो रिकॉर्ड होता है उसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स मीन कि आप उन तमाम फील्ड्स का क्या हो जाता है, मीन रिकॉर्ड बनाते हैं और वो तमाम फील्ड्स एक दूसरे से क्या हो रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। और डाटा फाइल जैसे प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, अब देखें एक प्राइमरी की डिफाइन की जाती है जिससे आप यूनिकली हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और वो होती है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी जो होती है वो आपकी रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो वो आपकी स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की यूज़ की जाती है जिससे आप उस स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डाटा फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, तो डाटा फाइल जो आ जाती है वो कलेक्शन ऑफ जो तमाम रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर बताई गई है डाटा फाइल, तो ये सारी आपकी क्या है, इन तमाम का जो रिलेटेड रिकॉर्ड है ये सारी एक आपकी फ़ाइल है। जैसे अगर हमने बीबीए 4 ईयर स्टूडेंट्स की सारा रिकॉर्ड अपने पास रखा और हमने उस फाइल को नेम दे दिया कि ये बीबीए 4 ईयर के स्टूडेंट्स की फ़ाइल है, तो उसमें तमाम रिलेटेड जो डाटा होगा उस फाइल में वो किससे होगा, बीबीए 4 ईयर के स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। अब बात आ जाती है हमारे पास मेंटेनिंग डाटा की, डाटा को मेंटेन कैसे किया जाता है, कि फाइल मेंटेनेंस रेफर टू द प्रोसीजर दैट कीप डाटा करंट, कि आपकी फाइल मेंटेनेंस आपको ये बता रहा होता है कि आपका जो करंटली आपका डाटा जो है वो आपका अप टू डेट होना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, वो फ़ीस सबमिट नहीं करवाते, फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ़ी भी सबमिट करवा देते हैं और फिर बाद टाइम फॉर द टाइमिंग वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर रहे होते हैं, बार कुछ स्टूडेंट लेट एडमिशन होते हैं तो आप उनका रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं, उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और फिर जो स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं उन स्टूडेंट्स का डाटा जो करंटली आपकी फ़ाइल यूज़ हो रही होती है उससे आप क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह बताया गया है कि यूज़र्स ऐड न्यू रिकॉर्ड टू अ फाइल व्हेन दे ऑब्टेन न्यू डाटा, कि वो जब आप न्यू रिकॉर्ड आप फाइल मीन के यूज़र ऐड न्यू रिकॉर्ड टू अ फाइल, कि जब यूज़र ऐड करता है न्यू डाटा व्हेन दे ऑब्टेन न्यू डाटा। आप स्टूडेंट का अगर कोई फॉर द टाइम बिंग एड्रेस चेंज हो गया तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमारा, या स्टूडेंट ने डिपार्टमेंट स्विच कर दिया या स्टूडेंट ने री एडमिशन लिया, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टाइम बिंग जब भी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो स्टूडेंट को उसके रिकॉर्ड में दोबारा से क्या करती है, ऐड करती है। मेंटेनिंग डेटा में ही ये सारे फीचर्स आ रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है मॉडिफाई अ रिकॉर्ड टू करेक्ट इनएक्यूरेट डेटा और अपडेट ओल्ड डेटा। वही बात आ जाती है कि आपने ऑब्वियसली एरर्स हर जगह पे होते हैं, मिस्टेक्स हर जगह पे हो सकती हैं। तो आपको कोई डेटा आपने इंटर करते हुए इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आपको उस टाइम नहीं पता चला, तो बाद में जब आपने डेटा देखा तो आपने कहा नहीं, ये स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। तो आप उसने उसको रिकंसिडर किया, रीचेक किया और उसको दोबारा से मॉडिफाई किया। तो ये चीज़ होती है अपडेट करना। तो आप उस डाटा को, आप अपने सिस्टम को, आप डेटाबेस को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। देन आप रिकॉर्ड नो लॉन्गर इज़ नीडेड और यूज़र डिलीट इट फ्रॉम अ फाइल, कि अब वही बात है कि जो रिकॉर्ड आपको ज़्यादा अरसे तक आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको ये सारा वो डेटाबेस मैनेजमेंट का एक फ़ाइल आपको नज़र आ रही होगी। ये अगर मैं इसको ज़ूम करूँ, एक विंडो नज़र आ रही है, ये वो सिस्टम है जहाँ पे आपने डेटाबेस क्रिएट किया है। तो अब वहाँ पर आप चेक करें कि ये स्टूडेंट जो है तो इसका रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आप उस स्टूडेंट की आईडी पे क्लिक करेंगे, उसका सारा फॉर्म निकल आएगा और देन आप उस फॉर्म को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये सारा जो प्रोसीजर है आपका, ये इससे डेटाबेस से रिलेटेड है। अब मेंटेनिंग डेटाबेस में आगे क्या फर्दर प्रोसीजर बताया गया कि जो ज़्यादा देर तक आपको नहीं चाहिए होता है रिकॉर्ड, आप उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब एक चीज़ आती है वैलिडेशन, कंपेयर डेटा विद अ, वैलिडेशन करते हैं कंपेयर विद द डेटा विद अ सेट ऑफ रूल्स और वैल्यूज़ टू फाइंड आउट इफ़ द डेटा इज़ करेक्ट। ये आपने डेटा के कुछ रूल्स आप डिफ़ाइन करते हैं और उन रूल्स के थ्रू आप उस डेटा की क्या करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं। जैसे आपने बता दिया कि आप कह दें कि इतने ईयर तक ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो इसमें अब देखिए कंपेयर डेटा विद अ सेट ऑफ रूल्स, जो आपने रूल्स आपने डिफ़ाइन किए हैं उनके साथ आप उनको कंपेयर करते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट आईडी आपने कहा कि 8 नंबर की होनी चाहिए, तो आप उसको 8 नंबर की ही इंटर करेंगे, 9 नंबर आप इंटर करेंगे तो सिस्टम आपको एरर दे देगा। इसी तरह यहाँ पर रेंज चेक, वही सारी कंसिस्टेंसी चेक, कंप्लीटनेस चेक। अब आपने 8 नंबर की कही है, आपने कहा कि हर स्टूडेंट की आईडी 8 नंबर की ही होनी चाहिए, ना 8 से लेस होगी ना 8 से ज़्यादा होगी। तो अगर आप 7 की भी इंटर करते हैं तो आपको वो एरर दे देगा। तो इस तरह के सारे चेक्स आप देख के आप अपने स्टूडेंट, आप उस को क्या कर रहे होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप उस तमाम के तमाम को रिकॉर्ड को चेक कर रहे होते हैं, आप उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं कि आया जो मैंने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैंने एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाया, तो वो सारी चीज़ें उसमें मैं चेक्स लगा देता हूँ, तो वो सारी उसकी वैलिडेशन को क्या करेगा, चेक कर देगा। अब बात आ जाती है हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग वर्सेस डेटाबेस। तो अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ऑन सेट ऑफ फाइल्स। खैर डिपार्टमेंट्स के पास अपनी फाइल्स होती हैं यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स, जो कि बहुत सालों तक वो उनको यूज़ करते हैं। हैव डेटा रिडंडेंसी आइसोलेटेड डेटा। अब देखिए रिडंडेंसी यहाँ पर क्या है कि अब ये नहीं होता, कंप्यूटर है आपका, ठीक है, आप एक डेटाबेस बना रहे हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर बना के छोड़ दिया। ना करें कि आपकी हार्ड ड्राइव जल गई, कोई भी ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसा वायरस आया कि उसने तमाम का तमाम डाटा आपका इरेज कर दिया वहाँ से, देन आपने प्रोसीजर सारा दोबारा से करना है, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं कि मल्टीपल जगहों पर वो डाटा का क्या कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डाटा रिडंडेंसी, कि अगर किसी एक सिस्टम में एरर आ भी गया तो आप वापस वो डाटाबेस उस दूसरी जगह से इजीली क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो ये आती है आपकी डेटाबेस को रिडंडेंटली आप डेटाबेस को क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट चंक्स में नहीं, डिफरेंट जगहों पर आप उसको क्या कर रहे होते हैं, उसका बैकअप आप अपने पास क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। अब क्या कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो हर डिपार्टमेंट के पास अपनी फाइल्स होती हैं, वो बहुत सालों तक उस फाइल को यूज़ करता है। उस फाइल को अब डिपार्टमेंट भी ये नहीं करता कि वो एक ही सिस्टम पे फाइल को सेव करे, वो भी रिडंडेंट पाथ में फाइल को सेव करे। डाटा रिडंडेंसी दे रहा है कि लाइक इस सिस्टम में भी है, फलाने सिस्टम में भी है, 3-4 सिस्टम्स में वो क्या कर देगा, सिक्योरिटी की बेस पे वो 3-4 सिस्टम्स में उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा।
आइसोलेटेड डाटा होता है। आइसोलेटेड डाटा मीन के मैनेजमेंट साइंसेज़ के पास सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेज़ से रिलेटेड ही फाइल्स होंगी, वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की फाइल्स नहीं रखेंगे। अब बात आ जाती है डेटाबेस अप्रोच आ जाती है, तो अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी मैनेजमेंट साइंसेज़ के अंडर है तो फिर वो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की फाइल्स भी रखेंगे, बट वो मैनेजमेंट साइंसेज़ की फाइल से सेपरेट होंगी। डेटाबेस अप्रोच है प्रोग्राम्स एंड यूजर शेयर डाटा, कि वो आपका डाटा क्या हो रहा होता है, शेयर हो रहा होता है, आपका जो भी प्रोग्राम है, आपका जो भी यूजर है, जो भी रिलेटेड डाटा है। रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी, शेयर डाटा, अलाउ इजियर एक्सेस। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है कि डेटाबेस अप्रोच क्या कहती है कि डेटाबेस अप्रोच आपका एक मेजर डेटाबेस होती है जो डिपार्टमेंटल वाइज आपके डाटा को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, कि मीन आपका ओवरऑल डाटा एक ही जगह पर सेव हो रहा है, उसके आपने अगर हर डिपार्टमेंट में अपना डाटा सेव किया है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आप यूज़ करें एज कम्पेयर टू डेटाबेस, तो आप हर डिपार्टमेंट का डाटा हर एक जगह पर सेव करेंगे। फिर हर डिपार्टमेंट के डाटा के लिए अलग से आपको बैकअप के लिए स्टोरेज चाहिए होगी। तो डेटाबेस ये क्या करेगा कि तमाम डिपार्टमेंट्स के डाटा को अपने पास अलग अलग स्टोर करेगा, और आपको उसको बैकअप स्पेस भी एक चाहिए होगी उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, एक या दो चाहिए होंगी एज कंपेरेटिवली के इकोनॉमिक्स की भी 3 चाहिए, और आपको मैनेजमेंट साइंसेस के लिए भी 3 बैकअप स्पेसेस आपने लिए, तो ये 6 हो गई सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स की। तो अगर डेटाबेस आप लेते हैं तो वो सारे डिपार्टमेंट्स की क्या हो गई, एक बैकअप स्पेस आ गई और फिर दूसरी बैकअप स्पेस आ गई। तो उसमें आपको ये चीज़ होती है कि आप शेयर कर रहे होते हैं फाइल्स को। मीन इकोनॉमिक्स अगर किसी बंदे ने अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट साइंसेस में ट्रांसफ़र करवाया अपना, या वो माइग्रेशन करवाई, तो मैनेजमेंट साइंसेस वाले क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वालों से उसका डाटा इजीली एक्सेस कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको डेटाबेस में एडवांटेजेस दी जाती हैं वो ये चीज़ें हैं। इजीली आप लोग यूज, आपको ऑब्वियसली हर एक की आपके पास आईडी या एक यूनिक प्राइमरी की डिफाइन की जाती है, तो आप उसमें से आप अपनी तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है ये बताई यही है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग की एग्जांपल उन्होंने दी है कि आपने जस्ट एक लाइक आपने कोई भी क्लास की फ़ाइल ली है, उसमें आपका सेमेस्टर कोड है, क्लास कोड है, सेक्शन है, डे है, टाइम है, लोकेशन है, इनरोलमेंट है, स्टूडेंट्स आईडी है, हर चीज़ है। तो वो इंस्ट्रक्टर फ़ाइल के पास चला गया तो इंस्ट्रक्ट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एक्सटेंशन है, ऑफिस है, वेब एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें डुप्लीकेटली आपकी एक फ़ाइल प्रोवाइड की गई। अब डेटाबेस की एग्जांपल देखें कि आपकी जो इंस्ट्रक्टर आईडी भी प्रोवाइड की गई है, तो उसमें इंस्ट्रक्टर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एक्सटेंशन ऑफिस है, वेब एड्रेस है, ये सारी आपकी डुप्लीकेटली वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। अब स्केड्यूल ऑफ क्लास डेटाबेस में देखें तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मगर सिर्फ इंस्ट्रक्टर आईडी आपकी क्या की गई है, डुप्लीकेट वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जो आपने अगर वो आप एक्सेस करेंगे तो आपसे रिलेटेड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्सटेंशन ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपकी क्या की गई, प्रोवाइड की जाएंगी, सारी आपकी उससे रिलेटेड होंगी। अब देखें कि आपने डेटाबेस बनाई है तो हर एक की इंस्ट्रक्टर आईडी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो वो डिपार्टमेंटल वाइज है, तो आपकी उनमें स्टूडेंट आईडीज़ क्या होंगी, सेम आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट का दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आपकी वो सेम हो सकती हैं। तो वो आपकी हर जगह पर आपने एक स्टूडेंट आईडी भी ली और फर्स्ट नेम भी लिया, लास्ट नेम भी लिया, मगर यहाँ पर आपकी जस्ट डुप्लीकेट जाएगी स्टूडेंट आईडी। तो उस जब आप स्टूडेंट आईडी आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है, तो वो उससे आप लोग अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की एक्सेस कर सकते हैं। बात आ जाती है हमारे पास पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास डेटाबेस है, एक्सेस है, एडोबास है, डी3 है, ये सारे आपके एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ये ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये सारे मैन्युफैक्चर या कंप्यूटर टाइप्स आप इनकी बता सकते हैं कि कौन कौन सी हैं, कौन सी यूज़ की गई हैं। बात है कुछ पर्सनल डेटाबेस होते हैं, कुछ सर्वर टाइप डेटाबेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। अब बात आ जाती है अगर डेटा डिक्शनरी कंटेन डेटा अबाउट ईच फाइल इन द डेटाबेस एंड ईच फील्ड इन दोज फाइल्स। के डेटा डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी क्या है कि आपका डाटा ऑब्वियसली हर चीज़ के बारे में उसने क्या किया गया होता है, डाटा कंटेन किया होता है। जैसे यहाँ पर देखें, सॉरी, स्टूडेंट आईडी है, प्राइमरी की डिफाइन की गई है स्टूडेंट आईडी, फील्ड नेम है, डाटा टाइप है, तो ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग उसने जो डाटा या फाइल से रिलेटेड कंटेन की होती है वो आपकी क्या होती है, डाटा डिक्शनरी होती है।
देन आपके पास आ जाता है डेटाबेस में प्रोवाइड सेवरल टूल्स दैट अलाउ यूजर एंड प्रोग्राम टू रिट्रीव एंड मेंटेन डाटा इन द डेटाबेस। अब देखें कि कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप यूज़र में आपने डेटाबेस क्रिएट किया है तो उससे वो डाटा आप रिट्रीव कर सकें, मेंटेन कर सकें या अपडेट कर सकें। तो वो कुछ क्यूरीज होती हैं, क्यूरी लैंग्वेज की होती है, क्यूरी बाय एग्जांपल होती है, फ्रॉम और रिपोर्ट जनरेट। आपने क्यूरी दी, आपकी वो कोई भी लैंग्वेज होगी जिसमें आपने अगर डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट की क्यूरी दी, फिर आपने बताया कि कौन सा आपने डिलीट करना है, कहाँ से आपने लेना है और अपनी वो रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ये इस तरह की फील्ड्स होती हैं। अ क्यूरी लैंग्वेज consists of simple English like statement that allow user to specify the data to display, print और store। अब क्यूरी आपकी क्या है कि एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही होती है जो आपको अपने अगर प्रिंट करनी है तो उसकी अलग क्यूरी होगी, स्टोर करना है डाटा तो उसकी अलग क्यूरी देंगे, आप डिस्प्ले करना है डाटा तो उसकी अलग क्यूरी देंगे। जैसे ही वो क्यूरी देंगे, अगर आपने कोई चीज़ इंटर करनी है, कोई डाटा इंटर करना है तो आप इंटर की क्यूरी जब देंगे तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी इंटर करनी है आपने, वो सारा एक बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा और आप उसमें वो इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे, वो ऐड कर देंगे या ऐड की क्यूरी देंगे इस तरह। क्यूरी बाय एग्जांपल जो है प्रोवाइड अ जीयूआई टू असिस्ट यूजर विद रिट्रीविंग डाटा, के जो आपकी क्यूरी बाय एग्जांपल है वो आपको जीयूआई ग्राफिकल इंटरफेस आपको प्रोवाइड करी होती है जिससे आप रिट्रीव कर रहे होते हैं डाटा या जो भी लाइक इंफॉर्मेशन को गेट की, ऐड किया, डिलीट किया, ये सारी चीज़ें। अब बात आ जाती है हमारे पास फर्दर अगर हम बात करें तो फॉर्म होता है। A form is a window on the screen that provide areas for entering or modifying data in a database। के जो आपकी स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है एरिया से, आपकी जो फॉर्म है विंडो में ऑन अ स्क्रीन, कि ये जो फॉर्म आपकी देखिए यहाँ पर अगर इस एग्जांपल को देखें तो आपकी ये स्क्रीन पर ये जो फॉर्म प्रोवाइड की गई है, जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आपने नमल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा तो एक जब आपने अप्लाई एडमिशन किया होगा तो आपको एक फॉर्म आया होगा स्क्रीन पे, आपने वो फिल किया होगा। तो वही कह रहा है कि फॉर्म इज़ अ विंडो ऑन द स्क्रीन दैट प्रोवाइड एरिया फॉर एंटरिंग और मॉडिफाइंग डाटा इन द डेटाबेस। कि आप क्या करते हैं कि वो जो फॉर्म होता है आपको वो एक ऐसा मीन एरिया आपको प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें आप डाटा इंटर करते हैं या आपने डाटा को मॉडिफाई करना है दोबारा से या अपने डेटाबेस में। तो ये इस तरह का फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस में क्या कर रहे होते हैं, एंट्री कर रहे होते हैं और इस फॉर्म को पीछे बिल्डअप किया जाता है जो आपका डेटाबेस का आप कह दें कि यूज़र यूज़र नहीं कह सकते आप उसको, लाइक मैन्युफैक्चरर होता है जो डेटाबेस बनाने वाला होता है। अब बात आ जाती है रिपोर्ट जनरेटर की। तो अलाउ यूजर टू डिजाइन अ रिपोर्ट ऑन द स्क्रीन, रिट्रीव डाटा इनटू द रिपोर्ट डिजाइन एंड देन डिस्प्ले और प्रिंट द रिपोर्ट। कि वही बात है कि जो रिपोर्ट जनरेटर है वो क्या करता है कि वो आप यूजर को अलाउ करता है कि वो ये देख सके कि उसने जो रिपोर्ट जनरेट, उसने जैसा डाटा चाहा था कि लाइक मुझे इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, वो उसी तरह की रिपोर्ट जनरेट हो रही है स्क्रीन पे, वहाँ से वो डाटा रिट्रीव कर सकता है। उसको उसने जो डिज़ाइन किया था वो एक्चुअल वही चीज़ है और फिर वो अगर वही चीज़ है तो वो उस रिपोर्ट को वापस क्या करवा भी सकता है, प्रिंट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम लोगों के पास डीबीएमएस है। डीबीएमएस प्रोवाइड मींस टू इंश्योर दैट ओनली अथॉराइज्ड यूजर एक्सेस डाटा एट परमिटेड टाइम्स। के वही बात है कि आप डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम एक ये चीज़ भी आपको एक आप यूँ कह दें कि एक प्रिविलेज देता है कि आप अथॉराइज्ड यूजर सिर्फ आप किस किस को एक्सेस देते हैं कि कौन कौन सा यूज़र कौन कौन सा डाटा एक्सेस कर सकता है। अब जैसे आपके टीचर्स हैं तो वो अलग डाटा एक्सेस कर सकते हैं, जो आप स्टूडेंट्स हैं वो अलग डाटा एक्सेस कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कैसी है कि उसको फुल एंड फुल कंट्रोल होता है, वो आपके स्टूडेंट्स का भी सारा डाटा एक्सेस कर सकती है, टीचर्स का भी एक्सेस कर सकती है। तो ये एक डेटाबेस आपको आप यूँ कह दें कि एडवांटेज देता है कि आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्या डीबीएमएस प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ टेक्निक टू रीस्टोर द डाटा टू अ यूजेबल फॉर्म इन केस इट इज़ डैमेज और डिस्ट्रॉय। कि वही बात है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही आपको बैकअप टेक्निक देता है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना डाटा रीस्टोर कर सकते हैं और लाइक आपका अगर डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं और फिर आप उसको दोबारा से उसके बैकअप्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मीन ये एक डेटाबेस आपको एडवांटेज देता है। अब बात आ जाती है रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस कौन सा होता है। क्या डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा। ऑब्वियसली आपने
एक स्टूडेंट की आईडी ली है तो आप उसमें तमाम का तमाम डाटा स्टूडेंट से रिलेटेड रखेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जो स्टूडेंट का डाटाबेस आप बना रहे हैं तो आप उसमें टीचर का भी डाटा एंटर कर दें। तो ये रिलेशंस होते हैं, आपके पास डाटा जो होता है वो हर फील्ड एक दूसरे से रिलेट हो रही होती है। तो ये चीज़ें आपने तमाम डाटा को जब आप मॉडल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने रूल्स और उसके स्टैंडर्ड सारे आपने क्या करने होते हैं, डिफाइन करने होते हैं जब आप डाटा सारा डिफाइन कर रहे होते हैं। बात आ जाती है हमारे पास, अब जैसे यहाँ पर डाटा सॉरी उसी स्लाइड को अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस स्लाइड को, या इसको फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस स्लाइड को। अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डाटा इन टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स के ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट का जो भी डाटा आप इंटर कर रहे हैं तो वो आपका रो एंड कॉलम्स में स्टोर कर रहा होता है। तो उसको क्या कहते हैं कि आप टेबल की फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हो। तो टेबल ऑब्वियसली टेबल में रो एंड कॉलम्स होते हैं। ईच रो हैज़ अ प्राइमरी की, कि हर रो की एक प्राइमरी की होती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये क्या बता दिया है, टेबल है यहाँ पर, इंस्ट्रक्टर के नाम से एक टेबल स्टोर किया। इंस्ट्रक्टर के नाम से टेबल स्टोर हुआ है तो उस टेबल में क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास, रो एंड कॉलम्स हैं टेबल में। अब उस ये रिलेशनल डेटाबेस है कि तमाम का तमाम डाटा रिलेटेड टू इंस्ट्रक्टर है। अब उसमें प्राइमरी की कौन सी होती है कि जो ईच रो हैज़ अ प्राइमरी की, कि हर रो की एक प्राइमरी की होती है। तो उसकी प्राइमरी की है क्या है, इंस्ट्रक्टर आईडी। ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम, हर कॉलम का यूनिक नेम होता है। तो आप देख लें कि यहाँ पर आपका ये आपकी जो ये सारी जा रही है ये क्या है, रो है, और ये आपका क्या है, कॉलम है। तो हर कॉलम का देखिए यहाँ पे वेब एड्रेस है तो यहाँ पे भी वेब